डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक फुल वेव रेक्टिफायर, इस पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। आज के व्याख्यान के अंदर फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसका कार्यकारी सिद्धांत क्या है और एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज क्या होती है, आरएमएस वैल्यूज़ ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज का मान क्या होता है, इन सब के बारे में मैं विस्तृत रूप से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। पिछले 2 लेक्चर के अंदर मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिटेल से बताया था और उस समय हमने देखा था कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो आधा भाग होता है, अर्थात आधे आवर्तकाल के लिए वोल्टता का या धारा का निष्कर्ण होता है और आधा जो भाग होता है आधे पीरियड के लिए, आधे आवर्तकाल के लिए, वो भाग व्यर्थ हो जाता है। अर्थात जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं हो पाता है। इसलिए जो प्रत्यावर्ती वोल्टता का, प्रत्यावर्ती धारा का जो भाग है, पूरा साइकिल है, वो हमें दिष्ट धारा के अंदर या दिष्ट वोल्टता के अंदर प्राप्त हो जाए, उसके लिए जो युक्ति प्रयुक्त की जाती है उसको फुल वेव रेक्टिफायर के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ ये जो फुल वेव रेक्टिफायर किस तरह से काम करता है, इसका कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम पहले देखते हैं। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में प्रत्यावर्ती धारा के दोनों अर्ध तरंग भागों का उपयोग किया जाता है, जिससे उसकी दिष्टकरण दक्षता बढ़ जाती है तथा उर्मिका गुणांक व वोल्टता नियमन का मान कम होता है। इस दिष्टकारी में 2 सर्वसम पीएन संधि डायोड को परिपथ में संयोजित करते हैं, जैसा कि मैंने चित्र के अंदर, यहाँ ये जो चित्र दिखा रखा है इस चित्र के अंदर मैंने दर्शाया है। इस संयोजन में निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के एक अर्धभाग का दिष्टकरण एक डायोड करता है, अर्थात ये D1 के द्वारा पहला जो हाफ होता है उसका दिष्टकरण कर दिया जाता है तथा दूसरे अर्धभाग का दिष्टकरण डायोड का, ये जो दूसरा डायोड D2 डायोड है, इसे D2 डायोड के द्वारा कर दिया जाता है। अर्थात जो पूरा आवर्तकाल होता है उस पूरे आवर्तकाल के लिए धारा का या वोल्टता का दिष्टकरण हमें प्राप्त हो जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत VI EP साइन ओमेगा टी, यहाँ इस प्राथमिक कुंडली में ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी कोयल होती है उससे जोड़ दिया जाता है और द्वितीय कुंडली का जो A और B टर्मिनल है उस A और B टर्मिनल पे क्या करते हैं, डायोड D1 और डायोड D2 जोड़ करके, और उनका जो N भाग होता है, P भाग को A से जोड़ देते हैं, नीचे D2 वाले उसको B भाग पे जोड़ देते हैं, और D1 और D2 का जो N भाग होता है उसको आपस में जोड़ करके X उभयनिष्ठ बिंदु पे उसको जोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ में यहाँ जो द्वितीय कुंडली का जो मध्य बिंदु होता है उस मध्य बिंदु को और यहाँ बाहर ले करके और RL लोड प्रतिरोध उनके मध्य में उभयनिष्ठ बिंदु अर्थात X और C के मध्य में और RL को जोड़ दिया जाता है, जैसा कि इसके अंदर मैंने इसमें दिखाया है। अब इसका किस तरह से ये काम करता है, तो कार्यकारी जो सिद्धांत है वो क्या होगा, अब इसको कैसे समझ सकते हैं। जब प्राथमिक कुंडली के अंदर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल इस पर आरोपित किया जाता है, लगाया जाता है, तो
अन्योन प्रेरण की क्रिया के द्वारा, स्वप्रेरण के द्वारा और द्वितीय कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल या वोल्टता उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है, तो उसके पहले हाफ साइकिल के लिए जब डायोड D1 अर्थात ए बिंदु उच्च विभव पर होता है, तो उस स्थिति के अंदर बी बिंदु निम्न विभव पर होता है। और जब ए बिंदु उच्च विभव पर होता है, तो इस स्थिति के अंदर जो D1 डायोड है वो अग्र बायस की अवस्था के अंदर आ जाता है। और उस स्थिति के अंदर डायोड D2 होता है वो उत्क्रम बायस की अवस्था के अंदर होता है, अर्थात डायोड D1 से धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण से RL लोड प्रतिरोध के सिरों पर और क्या मिलता है, हमें विभवांतर मिल जाता है। परंतु जैसे ही हाफ साइकिल होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ए बिंदु निम्न विभव पे आ जाता है और जो बी बिंदु उच्च विभव पर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि जो D1 डायोड है वो क्या होगा, उत्क्रम बायस की अवस्था के अंदर हो जाता है, और डायोड D2 ऐसी अवस्था के अंदर अग्र बायस की अवस्था के अंदर आ जाता है। और जब ये अवस्था बन जाती है, तो ऐसी अवस्था के अंदर इस डायोड D2 के कारण से धारा I2 प्रवाहित होती है, और उसके कारण से यहाँ RL के स्तरों पर जो विभवांतर हमें प्राप्त मिल जाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अर्थात हाफ साइकिल के लिए ऊपर वाला D1 डायोड के लिए वोल्टता मिलती है RL के सिरों पर, और नेक्स्ट जो हाफ साइकिल होता है उसके लिए D2 डायोड के कारण से RL के सिरों पर हमें वोल्टता मिलती है। अर्थात पूरे साइकिल के लिए और इसके अंदर हमें वोल्टता इसके अंदर प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो वोल्टता होती है उसका जो तरंग स्वरूप होता है वो हमें आगे निम्न चित्र के अंदर मैंने इसको दिखाया गया है। तो यहाँ तरंग जो स्वरूप है वो इस तरह का मिलता है, अर्थात जो मैंने ऊपर वाला जो पार्ट दिखाया इसके अंदर VI, ये VI क्या है, ये वो तरंग स्वरूप है जो प्राइमरी या प्राथमिक कुंडली के और सिरों पर आरोपित किया जाता है। VS क्या है, ये VS ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर और उत्पन्न विद्युत प्रेरण के द्वारा जो विभवांतर होता है उसको निरूपित करता है। V01 यहाँ ये डायोड D1 के कारण से और RL के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को निरूपित करता है, जबकि V02 ये डायोड D2 के द्वारा और RL के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को निरूपित करता है। अर्थात डायोड लोड RL पर जो मिलने वाला जो आउटपुट है वो उसका जो स्वरूप होता है वो किस तरह का होता है, यहाँ इस स्वरूप के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात प्रत्येक हाफ साइकिल जो पहले जो अगला हाफ नेगेटिव उसमें था वो भी अब किस में हो जाता है, पॉजिटिव उसके अंदर, अर्थात उसका भी दृष्टिकरण हो जाता है। और ये नीचे वाला जो स्वरूप है वो हमें इससे फुल वेव रेक्टिफायर से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ इस तरह से, परंतु यहाँ हम जब देखते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि यहाँ जब सेकेंडरी कोयल पे सेकेंडरी उसके अंदर कोयल के अंदर द्वितीय कुंडली के अंदर जब वोल्टता की बात करते हैं तो C बिंदु के रेस्पेक्ट में हम वोल्टेज मेजर करते हैं A और B बिंदु पर, इसलिए यहाँ VS डैश के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और उसका मान कितना होता है, A और C के बीच में या B और C के बीच में ES/2 साइन ओमेगा 2 इक्वल टू EM साइन ओमेगा t, इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब यहाँ इनको उपयोग करके और एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग वोल्टेज करंट निकाल सकते हैं, और उसके आधार पे और हम फिर क्या निकाल सकते हैं,
आरएमएस वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग वोल्टेज करंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ इसके अंदर देखते हैं कि जब ये पहला अग्रदिशिक बायस अवस्था के अंदर डायोड का प्रतिरोध यदि आरएफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जैसे पहले भी हमने उसके अंदर रिप्रेजेंट किया था, हाफ वेव रेक्टिफायर किया था उस समय, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के अर्धभाग अर्थात एसी या बीसी का जो प्रतिरोध आरएस के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये आरएस और आरएफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, आरएफ प्लस आरएस हो गया, और लोड प्रतिरोध कितना हो गया, आरएल हो गया, अर्थात टोटल प्रतिरोध कितना हुआ, आर एफ प्लस आर एस प्लस आर एल हो जाता है। तो अब यहाँ लोड प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, जब टी का मान कितना है, हाफ इनिशियल हाफ साइकिल है, अर्थात व्हेन टी लाइज बिटवीन 0 एंड t/2, तो I1 का मान कितना आ जाता है, वी एस डैश अपॉन आर एल प्लस आर, और वी एस का मान जैसे मैंने पहले बताया था, वी एस का मान रख देते ई एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ ये इसकी वैल्यू आ जाती है आर एल प्लस आर वी एस डैश अपॉन आर एल प्लस आर इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर प्लस आर एल। अब चूंकि इस भाग के अंदर I2 का मान कितना होगा, 0 होता है, और I1 का मान कितना हो जाता है, इसको मैं IM के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो यहाँ ये आ गया I1 इक्वल टू IM साइन ओमेगा 2 तथा I2 स्थिति के अंदर 0 हो जाती है। परंतु नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करते हैं, व्हेन टी लाइज बिटवीन t/2 एंड t, तो ऐसी स्थिति के अंदर I1 0 हो जाएगा, और I1 0 हो गया तो I2 का मान कितना आ गया, वी एस डैश अपॉन आर प्लस आर एल, वही उसी तरह से, तो यहाँ ये माइनस ई एम अपॉन आर प्लस आर एल साइन ओमेगा टी, और I2 का मान कितना आ जाएगा, इक्वल टू माइनस आई एम साइन ओमेगा टी आ जाता है। जहाँ ये जो आई एम है, दोनों इसके अंदर इक्वेशन 1 और 2 के अंदर आई एम की वैल्यू कितनी है, ई एम अपॉन आर प्लस आर एल, वेयर आर इक्वल टू आर एफ प्लस आर एस। ओके, नेक्स्ट एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। अब इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं कि हाफ साइकिल के लिए भी उसके अंदर कुछ एसी कंपोनेंट रहता है, और जो नेक्स्ट हाफ साइकिल होता है उसके अंदर भी कुछ एसी कंपोनेंट रहता है, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो एवरेज वैल्यू क्या करते हैं, पूरे साइकिल के लिए इस करंट को एवरेज जोड़ करके और टाइम पीरियड से उसको डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ इसके अंदर देखते हैं कि लोड में परिणमित धारा का मान कितना हो गया, क्योंकि पहले उस डायोड के कारण से I1 धारा प्रवाहित होती है, दूसरे के कारण से I2 धारा, अर्थात टोटल धारा कितनी होगी, I1 प्लस I2। तो यहाँ एक दिष्टकारी एक दिशिक परिवर्तित धारा है, इसलिए समय के सापेक्ष परिवर्तित धारा का औसत मान क्या हो जाता है, IDC इक्वल टू 1/T इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to T और I इंटू डी टी, जहाँ T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आवर्तकाल को, टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ 1/T I1 की वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं, I2 की वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं, और जब इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं और इनको जब सोल्व करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो इंटीग्रल इसका करते हैं साइन ओमेगा टी का, तो कोस ओमेगा टी आ जाता है, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ, जो लिमिट होती है 0 से t/2 वो इसके अंदर लिमिट रख देते हैं, तो साइन का क्या रहता है, माइनस कोस ओमेगा टी वो रहता है इंटीग्रेशन। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जब इनकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कितना आ गया, 2im अपॉन पाई, ये वैल्यू हमें इसके अंदर ये मिल जाती है, अर्थात IDC इक्वल टू 2im अपॉन पाई। अतः लोड प्रतिरोध RL पर औसत वोल्टता, औसत वोल्टेज कितनी हो जाएगी, EDC इक्वल टू IDC इंटू RL, और IDC का मान रख देते हैं 2im अपॉन पाई, और im की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, im की वैल्यू em अपॉन r प्लस RL। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास में EDC की जो वैल्यू है वो इस तरीके से यहाँ मिल जाती है। IDC की वैल्यू यहाँ ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से हमें मिल जाती है। नेक्स्ट
आरएमएस वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। अब चूंकि इसके अंदर एसी कंपोनेंट रहता है, इसलिए इसका क्या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम इसकी निकालते हैं। तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, करंट का स्क्वायर करके क्या करते हैं, इसका मीन निकाल देते हैं, और उसके बाद में फिर क्या कर देते हैं, इसका अंडर रूट कर देते हैं, रूट निकाल देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आई आर एम एस किस तरह से निकालते हैं, आई आर एम एस इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t आई स्क्वायर इंटू डी टी होल पावर 1/2, तो रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर किया, उसका मीन निकाला और फिर उसका रूट निकाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आई की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अपने पास में यहाँ आई की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, तो यहाँ अपने पास में 0 to t/2 लिमिट के लिए इसका मान आ जाता है। तो यहाँ ये आ गया 2im² लिमिट फ्रॉम 0 to t/2 sin स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी रेज टू पावर 1/2। अब क्या करते हैं, अब यहाँ इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, im sin ओमेगा टी आएगा, i1 का मान i2 का मान भी वही होगा। तो i1 + i2 करेंगे तो कितना आ गया, 2im sin स्क्वायर ओमेगा टी। तो इस तरह से यहाँ इसके अंदर वो मिल जाता है हमें। तो यहाँ ये जो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू हमें ये मिल जाती है, अर्थात im² t इंटू t/2 का होल पावर 1/2। अब t से t कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ अंडर रूट वो करते हैं, तो ये वैल्यू आ गई im/√2, और im की वैल्यू रख देते हैं em/r + rl। तो यहाँ IRMS की जो वैल्यू है और ये हमें मिल जाती है, यहाँ IRMS की वैल्यू यह इस तरह से ये मिलती है, ये em/√2 r + rl। लोड प्रतिरोध RL पर वोल्टता का वर्ग माध्य मूल्य निकाल सकते हैं, अर्थात IRMS × RL। IRMS की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, RL से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो यही क्या आ गया, IRMS की जो वैल्यू है वो आ गई EM/RL/√2 R + RL। यहाँ इस तरीके से हमें ये RMS वैल्यू इसकी पल्सेटिंग करंट और वोल्टेज इसके अंदर मिल जाती है, इनकी वैल्यू मिल जाती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।